गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, बहुलक, मानक विचलन और विचलन गुणांक के बारे में। जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2015 एनटीपीसी में जो है पूछा गया था, फिर 2018 ग्रुप डी में भी पूछा गया है। हर एक शिफ्ट में कुछ न कुछ क्वेश्चन आया है, हर एक शिफ्ट में। और 2019 नोटिफिकेशन नंबर में एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी कुछ कुछ शिफ्टों में आया है ये क्वेश्चन, है ना। तो पहले हम लोग जानेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में, ठीक है। तो माध्य, माध्यिका, बहुलक के बारे में हम जानेंगे। जैसे मान के चलिए हम लिख देते हैं, एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल यहां पे लिखते हैं नाव, नाव, हम यहाँ पे एग्जाम्पल सेट कर दिए हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझेंगे कि माध्य कैसे निकलना है, माध्यिका कैसे निकलना है, बहुलक कैसे निकलना है। यहाँ पे बहुलक पे इस तरीके से लिख दिए हैं ताकि इसको एक ही पॉइंट में समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए परिसर लिखा हुआ है, परिसर के बाद लिखा हुआ बहुलक फिर से। तो बहुलक जो है दो तरह से बहुलक पूछता है, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो पहले एग्जांपल से समझते हैं कि इसमें माध्य की संख्या, है ना, माध्य क्या होगा, ठीक है। तो माध्य में एक चीज समझते हैं कि माध्य उसको कहते हैं जब बहुत सारा संख्या दिया हुआ है, बहुत सारा संख्या दिया हुआ है, और है ना, तो बहुत सारा संख्या दिया हुआ हो तो पहले उस संख्या को जोड़ लेंगे आपस में, और जोड़ने के बाद जितना संख्या है उससे आप क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। और जब भाग दे देंगे तो वही आपका जो है माध्य निकलेगा। माध्यिका कैसे निकलेगा? तो पहले क्या करते हैं, संख्या में सबसे छोटी संख्या को देख लेंगे। कहने का मेरा मतलब है कि सबसे पहले संख्या को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा से लेकर के सबसे बड़ा, है ना। तो कैसे सबसे छोटा, मान लिया कि कोई संख्या रिपीट कर गया, तो मान लिया कि 2 3 4 5 5 5 इस तरीके से रिपीट, तो पहले छोटा संख्या लिखेंगे। जैसे मान लिया कि 2 आया 3 बार, तो पहले 2 3 बार आया तो 2 3 बार लिखेंगे, है ना। और उसको फिर असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में लिख देंगे। आरोही क्रम में लिखने के बाद जो है उसका कैलकुलेशन करेंगे, है ना। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहले हम लोग माध्य निकाल रहे हैं, तो माध्य, माध्य बराबर हम क्या बोले कि माध्य को निकालने के लिए क्या करते हैं, पूरा संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जितना संख्या है वहां से क्या कर लेंगे, भाग दे देंगे। तो पहले डायरेक्टली हमको जोड़ देते हैं। यहां से देखिए 9 11 20 हो गया, 10 30 हो गया, 10 40 हो गया, और 40 से 11 51 हो गया, 10 61 हो गया, 61 और 9 कितना हो गया, 70, 70 9 क्या हो गया 79, और 79 10 89, और 11 कितना हो गया 100 हो गया। बटा हम बोले कि संख्या को जोड़ने के बाद जितना संख्या रहेगा उससे हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है। तो 10 संख्या से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, है ना। भाग देने के बाद क्या करेंगे, काट देंगे, जो कटेगा काट देंगे, और उसके बाद लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा 10, यानी कि माध्य हमारा कितना आ गया 10। तो यहां पे हम लिख देंगे 10, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार माध्य के बारे में, माध्य को लिखने के लिए क्या करेंगे, जितना भी जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जितना संख्या है उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो इन संख्या को जोड़ने पर कितना आया, 100 आया, और संख्या कितना है
इधर से गिन लेंगे या इधर से गिन लेंगे तो 10 आया संख्या। तो 100 में 10 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 10। ये हमारा क्या आ गया, माध्य आ गया। अगला जो नंबर है उसका है माध्यिका का। माध्यिका का, तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या बोले कि पहले छोटा संख्या को लिखेंगे और उसके बाद बढ़ते क्रम में लिखेंगे। अगर संख्या रिपीट कर जाए, मतलब बार बार आ जाए, तो मान लिया कि 2 है तो 2 3 बार आए तो 2 3 बार लिखेंगे कंटिन्यू, उसको छोड़ना नहीं है। और लिखने के बाद उसका कैलकुलेशन करेंगे। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, जैसे इसी एग्जांपल को आप मान के चलिए कि इसमें सबसे छोटा संख्या कौन है, 9 है। तो 9 कितना बार है, 1 2 3, यहां लिख देंगे 9 9 9, 3 बार लिखा गया। उसके बाद क्या है, 10 है तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार 10 है तो 4 बार 10 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 11 कितना बार, 1 2 3, 11 3 बार है, लिख देते हैं, लिख दिए। अब क्या करना है, छोटा से बड़ा को है ना काटना है। कैसे काटना है, जैसे यहां पे सबसे छोटा है और यहां पे सबसे बड़ा है, तो इधर वाले का इधर से काटना है, फिर इधर का इधर से, इधर का इधर से, इधर का इधर से, ठीक है। अब देखिए 2 संख्या बच गया। ऐसा मत कीजिएगा कि इसको भी काट देंगे इसको भी काट देंगे, ऐसा मत कीजिएगा, है ना। जब 2 संख्या बच जाए, जब 2 संख्या बच जाए तो इन दोनों को जोड़ के अब बटा में 2 लिख देंगे, ठीक। तो माध्यिका बराबर ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 और बटा कितना 2, ये कितना हो जाएगा 20 बटा 2, 2 से काट देंगे 10। इसका मतलब माध्यिका कितना हो गया 10 हो गया। तो यहां पे माध्यिका हम क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे। अब मान के चलिए यहां 2 बचा है तो 2 से भाग दिए हैं। यदि एक ही संख्या बचे, यदि एक ही संख्या बचे तो वही हमारा माध्यिका कहलाएगा। अगर एक ही संख्या बचे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। तो माध्यिका यहाँ पे अगर जो 9 संख्या रहता तो 4 लेफ्ट से कट जाता, 4 राइट से कट जाता, बीच में जो बचता वही हमारा क्या कहलाता, माध्यिका कहलाता। तो ये हो गया हमारा माध्यिका। उसके बाद हम लोग समझते हैं बहुलक के बारे में, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए हमारा आ गया बहुलक। तो बहुलक किसको कहेंगे, बहुलक का मतलब है बहुत बार आना, मतलब जो ज्यादा बार आएगा वही क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा, है ना। तो यहां देखिए संख्या के गो है, संख्या 10 गो है ना, 10 है, जिसमें से है ना डिफरेंट डिफरेंट कितना संख्या है, जैसे देखिए 9 है, 10 है और 11 है, 3 तरह का संख्या है ना, 11 है, 10 है और 9 है, और भी किसी तरह की संख्या नहीं है। अब यहां पे देखिए 9 कितनी बार आया है, 9 जो है 3 बार आया है, 3 बार। 10 कितनी बार आया है, 4 बार, तो 4 बार। और 11 कितनी बार आया है, 11 3 बार, है ना। क्योंकि ये हम समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं, एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं करना है। अब क्या कह रहा है, बहुलक। बहुलक, बहुलक का मतलब हम पहले ही बोले कि जो बहुत बार आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। तो बहुलक, ये बहुत बार कौन आया है, 10 आया है ना, सबसे ज्यादा बार 10 आया है ना, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा हमारा बहुलक। तो इसका बहुलक का मान कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक। अब बहुलक के बाद जो है हमारा अगला पॉइंट आता है, उसको लिखा है परिसर। क्या लिखा है, परिसर। तो परिसर, परिसर का मतलब होता है, इंग्लिश में उसको कहते हैं रेंज। हिंदी में परिसर, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, परिसर।
तो परिसर निकालने, रेंज का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या के बीच जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। तो यहां पे देखिए बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा है, 11 है, और छोटी से छोटी संख्या कौन है, 9 है। यही हमारा क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा, है ना, यही परिसर कहलाएगा। तो हमारा 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा, है ना। यहां से परिसर, अब देखिए कहेंगे कि परिसर का इस्तेमाल, है ना, जैसे हम लोग एनटीपीसी का एग्जाम दिए या फिर ग्रुप डी का एग्जाम दिए या फिर 2022 में मतलब 2020-21 में आप फिर से दिए एनटीपीसी का एग्जाम, तो देखे होंगे कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लोग करता है ना, कमीशन जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करता है। तो किसी किसी का मार्क्स बहुत हाई होता है, 100 में 90 95 होता है, और किसी किसी का मार्क्स जो है 100 में 20, है ना, 20 25 30। तो परिसर यहां से भी निकालते हैं, इसी को रेंज कहते हैं। तो जो मैक्सिमम नंबर लाया है वो और जो मिनिमम नंबर लाया है, जो इन दोनों के बीच में जो अंतर निकलता है वही हमारा क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है ना। तो परिसर यहाँ पे कितना हो गया, परिसर हमारा 2 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना, 2 परिसर हो गया। अगला जो नंबर है हमारा, फिर से नंबर आता है बहुलक का, है ना। तो बहुलक बराबर फिर से होता है, एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर थ्री माध्यिका यहां पे फिर से लिख देते हैं, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 गुना कितना, माध्य। ये बहुलक बराबर होता है। तो जब आपको इस तरह का चीज दिया रहेगा और बहुलक निकालना रहेगा तो आप कैसे निकालेंगे, तो पहले क्या निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे, है ना, माध्य निकालेंगे तब ना बहुलक निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे तब ना बहुलक निकालेंगे। इस तरह का दिया रहे तो, यदि पहले से दे रखा है कि माध्यिका इतना है, माध्य इतना है, तो बहुलक का मान निकालिए। या ऐसा भी हो सकता है कि माध्य का वैल्यू निकालना रहे, माध्यिका दे रखा है, बहुलक दे रखा है। तो मेरा कहने का मतलब है, यदि ये दोनों आपस में आप जान रहे हैं, ये वाला नहीं जान रहे हैं, ये वाला जानना है, तो इन दोनों का जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हमको यहां से लिखे कि माध्य, माध्यिका, और ये देखिए बहुलक हम लिखे थे रिपीट वाला, मतलब जो ज्यादा बार आएगा वही इसको हम बहुलक कहेंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह का एग्जाम्पल कहीं दे दे, कोई जरूरी नहीं ना है कि इस तरह का एग्जाम्पल कहीं दे दे, है ना। एग्जाम्पल इस तरीके का भी दे सकता है कि माध्य का वैल्यू इतना है, माध्यिका का वैल्यू इतना है, तो बहुलक का मान कितना होगा। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे। तो बहुलक बराबर हम लोग फॉर्मूला लगाए 3 माध्यिका गुने माइनस कितना, 2 माध्य, है ना। तो इससे हमको फिर से ये बहुलक का मान निकल जाएगा, बहुलक का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं मानक विचलन और विचरण गुणांक। अब हम लोग पढ़ेंगे मानक विचलन के बारे में। तो मानक विचलन जो है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी, है ना। तो मानक विचलन जानने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रसरण के बारे में। जब तक आप प्रसरण नहीं पढ़ेंगे मानक विचलन आप निकाल ही नहीं सकते। जब तक आप प्रसरण नहीं पढ़ेंगे आप मानक विचलन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो मानक विचलन ये प्रसरण निकालने के लिए क्या है, पहले इसके लिए हम निकालेंगे प्रसरण, ठीक है। तो प्रसरण निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रसरण निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे, इस संख्या का निकालेंगे माध्य। क्या निकालेंगे, माध्य। तो माध्य हमारा यहां से काम चालू हो रहा है,
माध्य बराबर कितना, यहाँ पे हम 10 निकाले हैं, तो माध्य तो 10 हो गया। अब हमको प्रसरण निकालना है, तो प्रसरण का मान क्या होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले माध्य निकाल दिए, और माध्य निकालने के बाद एक काम करते हैं, ये माध्य जो है और ये दिया गया जो संख्या है, इन दोनों के अंतर का स्क्वायर निकालेंगे और फिर आपस में जोड़ देंगे। कैसे, देखिए ये माध्य है क्या 10, यह है 11, इन दोनों का अंतर कितना, 11 में से 10 जाएगा तो 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो यहां पे लिखते 1 प्लस, है ना। ये प्रसारण का मान ही हम निकाल रहे हैं, ये प्रसारण का मान ही निकाल रहे हैं। जैसे यहां पे देखिए 10 में से 10 है, 11 में से 10 घटाएंगे तो कितना 1, और 1 का स्क्वायर 1 प्लस, यहां देखिए 10 है और 10 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा 0, और 0 का स्क्वायर 0 ही। ठीक उसी तरीके से 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर 10 में से 10 घटाएंगे तो 0, 0 का स्क्वायर 0, फिर देखिए 11 में से 10 घटाएंगे तो 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर यहां से 0, फिर यहां से 0, फिर यहां से 1, और फिर यहां से 1, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, जितना संख्या है उसको यहां पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है तो 10 संख्या यहां पे लिख देंगे, ठीक है। यही हमारा प्रसारण का मान हो गया, और प्रसारण का मान हो गया, अभी यहां जोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6 और बटा कितना 10, 6 बटा कितना 10, और उसके बाद इसको काट देंगे, 3 देना 6 और 5 बटा 10। अब यहां 3 बटा 5 आ गया, तो 3 बटा 5 ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, प्रसरण, है ना। तो प्रसरण का वैल्यू हमारा कितना हो गया 3 बटा 5, है ना। तो इसके निकालने के लिए हम प्रसरण का समझ रहे थे। अब देखिए हमको निकालना है मानक विचलन। हम पहले क्या बोले कि मानक विचलन निकालने के लिए हमको प्रसरण को समझना है, तो एक बार प्रसरण को फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहले क्या करना है, जो दिया गया संख्या है उसका हमें पहले माध्य निकालना है। तो माध्य तो हम पहले निकाल चुके हैं, 10 हो गया। अब क्या करना है, आपको जो माध्य निकालने हैं वो दिए गए संख्या के अंतर से, अंतर दिए वाला मतलब जो संख्या दिया गया है और माध्य, इन दोनों का अंतर मतलब जो बड़ा में से छोटा को घटा करके उसका स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर करने के बाद जो आएगा उसको लिख देंगे। तो यहां देखिए 11 में से 10 घटेगा तो कितना 1, और 1 का स्क्वायर कितना 1। उसी तरह से 10 में से 10 घटेगा तो 0, 0 का स्क्वायर कितना 0। इसी तरह से सबके साथ कंपेयर करके जोड़ देते हैं, और कितना संख्या है, चूंकि 10 संख्या है तो क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब यहां देखिए जोड़ने के बाद सब संख्या जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 आ गया, और बटा कितना 10, कटेगा तो काट देंगे, तो जो काटने के बाद आया वही हमारा क्या हो गया प्रसरण हो गया। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे मानक विचलन। मानक विचलन, मानक विचलन, तो मानक विचलन का फॉर्मूला होता है रूट अंडर प्रसरण और इसका मोड। मोड कहने का मतलब है कि आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वो दो तरीके से निकलता है, एक प्लस में निकलता है, एक माइनस में निकलता है। लेकिन आपको प्लस माइनस का 2 निकलेगा तो उसमें दोनों का कंपेयर नहीं करना है, एक का कंपेयर करना है जो प्लस में रहेगा। इसलिए यहां पे क्या लिखे हैं मोड, तो मोड लिखे हैं, इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे प्रसारण का मान कितना है 3 बटा 5 आया है, तो हम यहां लिख देंगे 3
अब बटा 5, इसका क्या रूट होगा और इसका मोड। तो ये जब प्लस माइनस में निकलेगा, प्लस माइनस में जब भी वैल्यू निकलेगा प्लस माइनस में निकलेगा, तो हम इसको क्या निकालेंगे, प्लस वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि यहाँ सीधा सीधा नहीं निकल रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ छोड़ दे रहे हैं, है ना। जो भी संख्या आएगा यानी कि 3 और बटा कितना 5 के जो वर्गमूल आएगा, है ना, जो वर्गमूल आएगा वो यहाँ पे आपका कुछ भी x y z कुछ भी आएगा, है ना, तो वो वहां पे लिखाएगा। ठीक है। उसके बाद, है ना, मानक विचलन, प्रसारण का मोड, यहां तक प्रसारण की चर्चा हो गई। अब बात करेंगे कितना, विचरण गुणांक की बात करेंगे। अब हम चर्चा कर रहे हैं विचरण गुणांक का, तो हम लिख देते हैं यहां पे विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक आपको ज्ञात करने के लिए क्या है कि यहां पे इसका फॉर्मूला होता है मानक विचलन। मानक विचलन बटा माध्य और गुना होता है 100, या फिर इसको हम यहां से ऐसे लिख दे रहे हैं, है ना। हम लोग लिखे विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। मेरा कहने का मतलब है अगर जो विचरण गुणांक आपको निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, मानक विचलन निकालना पड़ेगा। और मानक विचलन के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, विचरण गुना मतलब जो है क्या निकालना पड़ेगा, प्रसारण, है ना, सॉरी ये स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। अब देखिए मानक विचलन अभी हम लोग कितना निकाल दिए थे, स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हम लोग कितना निकाले थे, 3/5 रूट में निकाले थे ना, तो 3, है ना, 3/5 जो भी वैल्यू आए, तो कहने का मेरा मतलब है विचरण गुणांक निकालने के लिए मानक विचलन बटा माध्य और गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम माध्य भी निकाल लेंगे, माध्यिका, बहुलक, परिसर, बहुलक, मानक विचलन और विचरण गुणांक, है ना। ठीक है। अब हम लोग जो है इस पे जो अभी हम पढ़े माध्य, माध्यिका, बहुलक, है ना, विचरण, प्रसारण गुणांक, विचलन गुणांक जो भी हम पढ़े, उस पे हम लोग जो आधारित एक क्वेश्चन को डील करेंगे। क्वेश्चन है जो एनटीपीसी में पूछा गया है ना। तो क्वेश्चन को जो पूछा गया, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचरण कितना है 4.5 है, तो इसका प्रसारण का मान क्या होगा, इसका प्रसारण का मान क्या होगा। तो हम अभी पढ़े हैं मानक विचलन, इसी को ना कह रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। इसका मतलब हम लिख रहे थे रूट अंडर क्या लिख रहे थे, प्रसारण, रूट अंडर प्रसारण। अब देखिए भैया मानक विचलन का वैल्यू हमको दे रखा है कितना 4.5, है ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा 4.5 बराबर कितना हो जाएगा, प्रसारण का क्या रूट, है ना। तो ये रूट इधर से इधर आ जाएगा तो प्रसारण का मान निकल जाएगा। तो प्रसारण का मान कितना हो जाएगा 4.5 और इसका क्या स्क्वायर, है ना। अब देखिए 4.5 का स्क्वायर हम आपको बताए थे, इसको हम 45 का स्क्वायर निकाल देंगे तो कोई दिक्कत, तो 45 का हम चाहे तो 45 को 45 से ऐसे गुना करें या फिर हम डायरेक्ट गुना कर दें। तो हमें याद है जैसे 45 का स्क्वायर होता है, आप 5 का स्क्वायर लिख दीजिए 25 और ये 20 तो 25 होता है। अब कहेंगे इतना जल्दी कैसे कर लिए, तो इस वीडियो मतलब जो है इसको जानने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी, है ना, उसको आप देख लीजिएगा, है ना।
तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 20/125, है ना। हम किसका स्क्वायर निकाले हैं 45 का स्क्वायर निकाले हैं। हमको कितना का स्क्वायर निकालना है 4.5 का। तो ये एक अंक के बाद दशमलव है, ये स्क्वायर बढ़ेगा तो 2 अंक पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 20 दशमलव कितना हो जाएगा 20.25 हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन एमटीपीसी में पूछा गया है। हम तो एक शिफ्ट के बारे में पूछे लिखे हैं कि 22/4/2016 को पूछा गया है, और भी शिफ्टों में पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस, है ना, ये माध्य, माध्यिका, विचलन, प्रसारण, विचलन गुणांक, है ना, इससे जो है आपका मोस्टली एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो इसको यहां से आप कवर कर लेंगे, है ना। कुछ और भी टॉपिक है उसको मैं अभी डिस्कस करता हूं। माध्य, माध्यिका, विचरण, प्रसारण, विचलन गुणांक, इन सबों के बाद जो है ना, थोड़ा सा टॉपिक जो है अलजेब्रा की तरफ हम मोड़ रहे हैं। क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए हम अलजेब्रा की तरफ मोड़ रहे हैं। क्वेश्चन देख करके लोग हड़क जाते हैं, हड़कना नहीं है, संभलना है ना। और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि उसको पूरा कैलकुलेटिव करने लगते हैं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पे लिखे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर कितना है 72 है, और a गुना b का मान कितना है 8 है। तो a प्लस बी का मान पूछा है। यहां ऑप्शन दे रखा है, a का ऑप्शन 2 है, b का ऑप्शन 5, c का ऑप्शन 6 और d का ऑप्शन कितना है 3 है। अब यहां देखिए a क्यू प्लस बी क्यू बराबर कितना 72। अब ऐसा हम नहीं करने जाएंगे कि यहाँ प्लस a प्लस बी है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि a प्लस बी इसका होल क्यू बराबर a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब फॉर्मूला लिखने नहीं आए हैं यहाँ, आप जो है उसको मतलब क्वेश्चन को कैसे 10 सेकंड में डील कर देना है उसका काम करने आए हैं। आप ऐसे करके लिखेंगे आपका टाइम लैप्स कर जाएगा, आपको ये काम नहीं करना है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे ही ए क्यू प्लस बी क्यू दिया है बराबर 72, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं, इसको बिल्कुल ही नहीं छेड़ना, उसको वही जगह पे छोड़ देना है। इसके आगे जो दे रखा है, क्या दे रखा है a गुना b बराबर क्या 8 दे रखा है। तो पहले हमको इसी से काम करना है, ठीक है। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर जो क्वेश्चन फुलफिल कर जाए इससे, तो जो है हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए a गुना b का मान कितना है 8 है, 8 है। अब देखिए 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, यही लिख सकते हैं ना, यही लिख सकते हैं ना। अब यार इसको 2 ही पार्ट में ढालना है, तो इसका मतलब a गुना b का मान आप क्या लिख सकते हैं 4 गुना 2 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 2 गुना 4 लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं ना, इससे ज्यादा तो लिख नहीं सकते हैं। अब आप क्या करेंगे इन दोनों का कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। यहां देखिए ए क्यूब वैल्यू यही दोनों रहना है, वैल्यू यही दोनों रहना है। तो आप क्या करेंगे a प्लस बी का वैल्यू निकालना है। आप देखिए यहां संतुष्ट कराइए इसको कि 4 का क्यूब अगर जो करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 2 का क्यूब कराएंगे कितना हो जाएगा 8, दोनों को जोड़ के देखिए आता है 72, आ रहा है ना 72। ठीक उसमें भी ऐसे करेंगे 2 का क्यूब और ये 4 है तो 4 का क्यूब, है ना। 2 का क्यूब 8 प्लस 4 का क्यूब कितना 64, आ रहा है 72, आ रहा है 72। इसका मतलब a और b का वैल्यू कितना 2 और 4 या 4 या 2। तो हम यहाँ पे a प्लस b का वैल्यू कितना लिख देंगे 2 और प्लस कितना 4, यही ना। चाहे तो इसको लिखेंगे चाहे तो इसको लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। तो a की जगह पर 4 b की जगह पर 2, या a की जगह पर 2 b की जगह पर कितना 4। तो कितना हो जाएगा a प्लस b का मान कितना हो जाएगा 6, है ना। 6 कौन ऑप्शन है हमारा ये ऑप्शन है, तो ये हो गया आंसर।
है ना। तो ये तो हम आपको समझाने के लिए इतना लिखे हैं, ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन जो है इसी तरीके से हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना 45, एक्स वाई का मान कितना 18, तो एक्स प्लस वाई का मान पूछ रहा है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर से आपको वही काम करना है कि एक्स वाई का मान कितना है 18, यहां पे लिख दे रहे हैं एक्स वाई का मान कितना 18। 18 को आप क्या तोड़ सकते हैं, 18 को 2 गुना 9 तोड़ सकते हैं या 3 गुना 6 तोड़ सकते हैं, यही तोड़ सकते हैं ना। अब यहां पे देखिए दो, ये वाला चीज लेंगे तो 2 का देखिए ये स्क्वायर में पूछ रहा है तो हम स्क्वायर करेंगे, क्यूब में पूछता तो क्यूब में करेंगे, है ना। पिछला क्वेश्चन में क्यूब में करा था तो क्यूब में किए थे, यहां स्क्वायर में पूछ रहा है। यहां देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, जुड़ का क्या था कितना 85, हमको आना चाहिए था कितना 45, आया कितना 85, तो ये तो नहीं होगा भैया, है ना। अब देखिए ये तो नहीं हुआ, अब देखिए ये करना है तो ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर कितना 36, देखिए दोनों जुड़ करके कितना हो गया 45 हो गया ना। 3 का स्क्वायर है यहाँ 6 का स्क्वायर, 36 में कितना हो गया 45। इसका मतलब नंबर आपका कितना हो गया 3 और 6। हाँ पूछ रहा है क्या x प्लस वाई, तो 3 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इसी तरह का। देखिए अगला क्वेश्चन है x माइनस वाई का मान यहां दे रखा है 4, एक्स वाई का मान दे रखा है 12 और x माइनस वाई क्यू का मान पूछा है। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ था एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान दिया हुआ था और एक्स प्लस वाई का मान पूछा था। इस बार क्या हुआ है ठीक इसके उलट पूछा है, तो ठीक इसके उलट पूछा है। अब क्या करेंगे, हमने पहले क्या बताया था कि जो गुणनफल में है उसको पहले तोड़ेंगे, है ना। अब देखिए एक्स वाई का मान कितना है 12 है। 12 को 2 ही तरीके से आप तोड़ सकते हैं, 3 गुना 4 तोड़ सकते हैं या फिर 2 गुना 6 तोड़ सकते हैं, इतना ही तोड़ सकते हैं ना, या फिर 1 गुने 12 भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई का वैल्यू है, अब यहां पे आपको अंतर दिखाना है कि यदि अंतर इन दोनों का अंतर कितना दिखाना है 4 दिखाना है ना। और क्या कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 4, इसका मतलब x क्या होगा हमेशा क्या होगा बड़ा होगा तब ना, बड़ा माइनस छोटा बराबर कुछ वैल्यू होगा। अब यहां पे देखिए 3 और 4 पहला ले रहे हैं तो 3 और 4 गुना होकर तो 12 हो रहा है, लेकिन इन दोनों का अंतर कितना है 1 है, हमको अंतर कितना चाहिए 4 चाहिए, तो ये हमारा तो आंसर नहीं होगा भैया। फिर इसको देखिए ये दोनों मिल गुना होकर तो 12 आ रहा है, लेकिन जब अंतर इसको कर रहे हैं तो 4 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है 11 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो अंतर क्या होगा, ये हमारा 2 और 6 होगा, है ना। तो 2 और 6 हो गया, मतलब x बाई का मान है ना, x गुना बाई का मान कितना हो गया 2 गुना 6, है ना। मतलब अब देखिए 2 गुना 6, एक पॉइंट हम लिखे यहां x का मान बड़ा होगा और y का मान क्या होगा छोटा होगा, क्योंकि x पहले है ना। अगर यहाँ पे माइनस वैल्यू रहता यानी कि y का वैल्यू क्या होता बड़ा होता और x का वैल्यू क्या होता छोटा होता, यानी कि x का वैल्यू कितना है 6 हो गया और y का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। अब क्या पूछा है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, है ना। तो यहाँ 6 का क्यू और माइनस कितना 2 का क्यू, तो 6 का क्यू कितना 216 और माइनस 2 का क्यू कितना 8, तो 216 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 208, है ना। तो 208 हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप क्वेश्चन देख के भयभीत नहीं होना है, आपको क्वेश्चन जैसे ही देखना है और अपना दिमाग को जो है काम पे लगा देना है कि इसको कैसे डील करना है ना।
तो ऐसा भी नहीं है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला के रूप में भी नहीं लिखना है ना। फॉर्मूला के रूप में लिखने पर जो है ज्यादा आपको महंगा पड़ेगा, है ना। हमको एग्जाम में समय का बचत करना है और जो समय बचेगा उसका जो है अगले क्वेश्चन में उपयोग करना है। तो उसके लिए जो है हम लोग इस मेथड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये तो थी आज के मतलब जो है आज माध्य, माध्यिका, विचलन, बहुलक, प्रसरण, विचलन गुणांक, ये सब के बारे में जो टॉपिक था, इसके साथ साथ हम लोग ने 3 क्वेश्चन इसको भी डील किया है ना। तो आगे का जो टॉपिक आएगा, है ना, चैप्टर वाइज आएगा। जैसे अगला जो चैप्टर आएगा एलसीएम एचसीएफ से आएगा, एलसीएम एचसीएफ से आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि अब जो है चैप्टर बाय चैप्टर जो क्वेश्चन आया है उसको मैं आपके सामने डिस्प्ले करूंगा और उसमें शिफ्ट भी दर्शाया रहेगा कि एनटीपीसी में पूछा है कि ग्रुप डी में पूछा है। हम एनटीपीसी का बार बार नाम इसलिए आ जाता है क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम टीसीएस ही करवाया था, ग्रुप डी का भी एग्जाम टीसीएस करवाया था 2015 वाले में और 2018 वाले में, और 2020-21 वाले में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसमें भी टीसीएस कराया है, और 17 अगस्त 2022 से जो एग्जाम होने वाला है उसको भी टीसीएस ही करवाएगा। तो मान के चलिए एक ही आदमी करवा रहा है कोई काम, तो जो है पैटर्न उसी तरीके का रहेगा। क्वेश्चन चेंज हो सकता है, पैटर्न चेंज नहीं होगा, है ना। तो चूंकि मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड मैथ और रीजनिंग मिला करके 55 क्वेश्चन शायद है ना ग्रुप डी में। तो 55 क्वेश्चन को कैसे डील करना है, जिसमें से 25 सिर्फ मैथ का है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैथ को आपको ज्यादा से ज्यादा कवर करवाऊं, है ना। ये तो मैथ की बात हुई। हाँ, एक और रीजनिंग का जो बात है, तो रीजनिंग का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड जो रीजनिंग है उसके लिए वीडियो का जो है बना दूंगा, उसका प्रोसेस चल रहा है जो आपको आने वाले दिनों में आपको दिखेगा, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही, फिर मिल लेते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।